खबर के साथ करते हुए पेटीएम पर आरबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। 29 फरवरी के बाद बैंकिंग सर्विस पेटीएम नहीं दे पाएगा। यह बड़ा एक्शन आरबीआई की ओर से एक तगड़ा झटका लगा है पेटीएम को। पेटीएम पर आरबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। 29 फरवरी के बाद बैंकिंग और वॉलेट सर्विसेज को बंद कर दिया जाएगा। नए ग्राहकों को जोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। तो जो पेटीएम यूजर्स हैं उन्हें भी बड़ा झटका लगा है और पेटीएम को भी एक बड़ा झटका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। 29 फरवरी के बाद बैंकिंग और वॉलेट सर्विस को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ पेटीएम अब नए ग्राहकों को भी नहीं जोड़ पाएगा क्योंकि आरबीआई ने इस पर भी रोक लगा दी है। तो पेटीएम पर एक बड़ा एक्शन आरबीआई की ओर से। 29 फरवरी के बाद पेटीएम बैंकिंग सर्विस नहीं दे पाएगा। तो पेटीएम को लेकर एक बड़ा एक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से, जहां पर आदेश दिए गए हैं आरबीआई की ओर से। 29 फरवरी का अल्टीमेटम दिया गया। 29 फरवरी के बाद पेटीएम अपनी बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे पाएगा। पेटीएम के बैंकिंग सर्विसेज पर रोक लगा दी जाएगी। तो अगर आप पेटीएम यूजर हैं तो आप अभी से कोई विकल्प तलाश लीजिए क्योंकि 29 फरवरी के बाद पेटीएम के सर्विस को रोक दिया जाएगा। बैंकिंग सर्विस पेटीएम नहीं दे पाएगा। आरबीआई की ओर से पेटीएम को तगड़ा झटका लगा है। पेटीएम पर आरबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। 29 फरवरी के बाद बैंकिंग और वॉलेट सर्विसेज को बंद कर दिया जाएगा और साथ ही साथ पेटीएम अब नए ग्राहकों को भी नहीं जोड़ पाएगा क्योंकि आरबीआई ने नए ग्राहकों को जोड़ने पर भी रोक लगा दी है। तो पेटीएम यूजर्स को भी बड़ा झटका लगा है। जो लोग पेमेंट के लिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए पेटीएम का सहारा लेते हैं, अब उन्हें कोई ना कोई विकल्प तलाशना पड़ेगा क्योंकि अब पेटीएम पर रोक लगा दी जाएगी और पेटीएम अब नए ग्राहकों को भी नहीं जोड़ पाएगा। तो आरबीआई की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पेटीएम से जुड़ी। पेटीएम पर आरबीआई ने एक्शन लिया है। 29 फरवरी के बाद बैंकिंग सर्विस पर रोक लगा दी जाएगी। वॉलेट सर्विस पर भी रोक होगी। अगर आपके पेटीएम वॉलेट में पैसे हैं तो आप उसे पहले ही इस्तेमाल कर लीजिए क्योंकि 29 फरवरी के बाद आप उन पैसों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ पेटीएम से जो आप बैंक से जुड़े सर्विसेज का इस्तेमाल करते थे उस पर भी रोक लगा दी जाएगी। तो कुछ लोग पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए। वो बाहर जाते हैं विदाउट कैश, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट के लिए। उनके लिए ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी सूचना हम बता रहे हैं कि अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आप सतर्क हो जाइए और कोई विकल्प तलाश लीजिए। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं। तो कुछ विद्यालय में कक्षा 1 से 3 तक तो कोई बच्चा ही नहीं है पर अध्यापक है। उसके चौथी पांचवी में एक बच्चा पर विधायक हैं, टीचर्स हैं, बच्चे है ही नहीं। और कहते हैं हम महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हैं। महात्मा गांधी को कितना अपमानित कर रहे हैं ये, उसकी हद नहीं। महात्मा गांधी की जय जयकार की बातें करते हैं। ये घोर महात्मा गांधी जी का अपमान है कि शिक्षण संस्थाएं गंदगी के ढेर से घिरी हो। जहां भी गया मैं गंदगी के ढेर मिले। एक विद्यालय थोड़ा सा सामान्य सा मिला मुझे, उसके अलावा तो गंदगी के ढेर हैं। चाहे शौचालय देखो, चाहे उसका कमरों का अंदर देखो, चाहे उसका प्रांगण देखो, सब जगह यही स्थिति है। मैं पंचायत राज के पंचायत भवनों में गया तो वहां की भी स्थिति बहुत खराब है। यानी ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच अपने शौचालय को साफ नहीं रख सकता है। चारों तरफ गंदगी के ढेर हैं, शौचालयों के ताले हैं, वहां आगंतुक को पेशाब भी नहीं करने देते। वो कहते गंदा हो जाएगा यदि हम पेशाब करने देंगे। तो शौचालय के लिए वो उसका उपयोग तो करेगा, आगंतुक कहां जाएगा। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत कष्ट हुआ है कि कांग्रेस की सरकार ने किस प्रकार से राजस्थान की जनता की खरी कमाई को लुटाया है। और ये कांग्रेस है ना,
छात्रों की दुश्मन है, क्योंकि शहरों में तो शिक्षकों की भरमार है लेकिन विद्यार्थी नहीं है, गांव में विद्यार्थियों की भरमार है लेकिन शिक्षक नहीं है, अध्यापक नहीं है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में छात्रों के दुश्मन बने क्यों, छात्रों ने बिगाड़ा क्या इनका। और छात्रों को अंधकार में धकेलना, ये देश के साथ दुश्मनी निकालना है। ये देश के प्रदेश के बच्चों को यदि आप अनपढ़ रखोगे तो उनके साथ ज्यादती होगी। मैं इसको समान अनुपात में सभी जगह अध्यापक लगाऊंगा। राजस्थान में यह सच है कि 25% के लगभग अध्यापक कम है, तो उसी अनुपात में सब जगह कम होना चाहिए। पर यहां तो भरमार है और वहां विद्यालय खाली पड़े। मैं कोशिश करूंगा जो मेरे पास अध्यापक हैं उनका किस प्रकार से ठीक तरह से उपयोग कर सकूं, वो कोशिश करूंगा। जो गंदगी के बारे में मैंने सबको कहा है, चाहे वो पंचायत राज के अधिकारी हो चाहे शिक्षा विभाग के हो, यदि आप अपने विद्यालयों की साफ सफाई ठीक प्रकार से नहीं रख पाते हैं और आपको लगता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, तो आपको मैं बहुत अच्छे साफ सुथरे विद्यालयों में भेज दूंगा जहां पर साफ सुथरा भी रहता है और गांव के लोग भी सफाई करते हैं और सब लोग सहयोग करते हैं ताकि विद्यालय साफ रहता है। वो गांव में है, ऐसे विद्यालय में भेज दूंगा ताकि आपको साफ सफाई नहीं करना पड़े, उसके लिए तैयार रहे। अब देखो, उनको लगता होगा कि हम साफ सफाई नहीं कर सकते, साफ स्वच्छ विद्यालय में जाना चाहते हैं, तो भेज दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्यालयों में शिक्षक नहीं है और एक तरफ डेपुटेशन की एक संख्या जयपुर में जो समझ देखने को मिल रही है वो बड़ी तादाद में, तो डेपुटेशन भी क्या निरस्त होंगे, इस पर क्या है? डेपुटेशन निरस्त करने के लिए मैंने आदेश दे दिए हैं। अधिकांश डेपुटेशन निरस्त भी हो गए हैं। मेरी मोटी जानकारी के अनुसार परसों की तारीख तक, पिछले 2 दिन की तारीख तक बात हो तो लगभग 900 से ऊपर ऐसे अध्यापक हैं जो भी रिलीव नहीं हुए हैं। मैंने हमारे जो निदेशक है शिक्षा के मोदी जी, उनको कह दिया है कि आप सब डीओ से लिखवा के ले लें कि हमारे यहाँ डेपुटेशन में कोई नहीं है, और फिर भी पाया गया तो मैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा कि उन्होंने अभी तक रिलीव क्यों नहीं किया या जहां गए थे वहां से क्यों नहीं मंगवाया, चाहे वो किसी के भी आदेश से हो, चाहे वह डायरेक्टर के आदेश से हो, चाहे डीओ का आदेश से हो, चाहे कलेक्टर के आदेश से हो, चाहे एसडीएम के आदेश से हो, किसी के भी आदेश से हो, अब उनको रिलीव होना पड़ेगा। यदि जिला कलेक्टर को चाहिए कि हमको चुनाव के लिए तैयारियों के लिए कुछ चाहिए तो वो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों से या मेरे से संपर्क करेंगे, तो हम जहां उसको जरूरत है वहीं से देंगे। ऐसा नहीं कि जयपुर में जरूरत हो तो बारात उठा लाए, जयपुर में जरूरत हो बाड़मेर से ले आए, ये नहीं चलने देंगे। सर, ड्रेस कोड को लेकर के क्या स्टैंड है डिपार्टमेंट का, क्योंकि ड्रेस कोड को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि हिसाब तो मदन दिलावर शिक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे, जिन्होंने औचक निरीक्षण को लेकर बताया कि किस तरीके से स्कूलों में कमियां हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। मदन दिलावर ने एक बार फिर स्कूल में हिजाब को लेकर कड़ा रुख भी दिखाया है। मदन दिलावर का कहना है कि स्कूल नियमों से चलेंगे और सभी को नियम मानने ही होंगे। सुनिए मदन दिलावर ने और क्या कुछ कहा। मैंने किसी भी बदलाव की बात नहीं की है। मैं तो जो पहले से नियम बने हुए हैं उनकी पालना कराना चाहता हूं, क्योंकि जैसे पहले से ये कि ड्रेस पहनकर ही विद्यालय में छात्रों को जाना चाहिए, मैं तो उसी की बात कर रहा हूं कि अपना जो गणवेश है, जिसको ड्रेस भी कहते हैं, पोशाक भी कहते हैं, वही पहन करके छात्रों को अपने विद्यालय में जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैं देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सारे साक्ष्यों के आधार पर निर्णय दिया है कि जो 1993 से ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर तहखाने में जो भगवान की मूर्तियां विराजी थी, उसकी पूजा पाठ बंद हो गया था, वो अब 7 दिन के अंदर उनकी पूजा पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। और इसका अर्थ ही होता है कि पूरा जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है वो बाबा
काशी विश्वनाथ जी का है और सारे के सारे को अब ऐसा लगता है कि माननीय न्यायालय निर्णय देगा जब वह हिंदू पक्ष को सौंपेगा। हम किसी भी हिजाब के खिलाफ नहीं हैं, हमने कहा ही नहीं हम हिजाब के खिलाफ हैं। हमने तो ये कहा है कि जो पहले के नियम बने हुए हैं, जो सरकार के आदेश है, निर्देश है कि विद्यालय में और गणवेश, जिसको पोशाक भी कहते हैं, ड्रेस भी कहते हैं, वही पहनकर जाना चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। देखो, पूरा विश्व जानता है कि ज्ञान की देवी सरस्वती मां है और विद्या मंदिर में सरस्वती मां की मूर्ति नहीं होगी तो मैं समझता हूं हमारा ज्ञान अधूरा हो सकता है। इसलिए सरस्वती मां की मूर्ति, चित्र, उसकी प्रतिमूर्ति होना ही चाहिए, वो हमारे लिए प्रेरणा देने वाली है। तो वहीं मदन दिलावर ने सूर्य नमस्कार को भी जरूरी बताया है। मदन दिलावर का कहना है कि कांग्रेस ने सरस्वती मूर्ति लगाने पर ऐतराज किया था। कांग्रेस के लोग सरस्वती माता को मानते नहीं हैं। वहीं कांग्रेस पर गलत पाठ्यक्रम पढ़ाने की भी बात कही है, सुनिए। सूर्य के बिना हमारा जीवित रहना बहुत असंभव है, तो हमको जो जीवित रखता है, प्राण देता है और सब कुछ हमारा अंधियारा गायब करता है, उस भगवान की पूजा आराधना क्यों नहीं करें हम लोग। और इसीलिए हमने ये आदेश दिया है शिक्षा विभाग को कि सभी स्वयंसेवी संस्थाओं उस क्षेत्र के लोगों का सहयोग लेते हुए सूर्य नमस्कार का अभ्यास 15 दिन रोज करें, रोज करें सूर्य नमस्कार का अभ्यास। और 15 फरवरी को एक विशाल स्थिति में, विशाल काय और बड़ी संख्या में हम सूर्य नमस्कार करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड बुक में राजस्थान का नाम इसलिए आए कि सबसे ज्यादा सूर्य नमस्कार और राजस्थान में शिक्षा विभाग के सहयोग से हुआ है। देखो, विपक्ष ने तो यह भी दिया था, जो कांग्रेस का राज था, तो ये कहा था कि तुम ये बताओ कि सरस्वती माँ की पूजा या मूर्ति या चित्र विद्यालय में किसके आदेश से लगा रहे हो, यानी वह सरस्वती माँ के विरोध में है। कांग्रेस के लोग सरस्वती माँ को माँ मानते ही नहीं और इसलिए उन्होंने ये लिखित में आदेश दिया था। शिक्षा विभाग के कई विद्यालयों में मैं नहीं पढ़ा था कि आदेश पहुंचा कि आप बताइए कि किसके आदेश से सरस्वती माँ का चित्र या मूर्ति लगा रहे हो। ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में हमारे ज्ञान के मंदिर, विद्या के मंदिर हैं, उसमें विद्या की देवी सरस्वती माँ की मूर्ति या चित्र ना हो। ये अनादिकाल से है, इसकी कोई लिखित ऑर्डर की जरूरत नहीं है। जैसे कई पुस्तकों में शिवाजी को कहा गया पहाड़ी चूहा। कुछ मैंने पहले में 10-15 साल पहले पुस्तकें पढ़ी थी एनसीईआरटी की, तो उसमें था चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आतंकवादी हैं और कांग्रेस कहती कि वीर सावरकर देशभक्त है ही नहीं। और कांग्रेस का शासन था तब से हम हमारे बच्चों को और हमको भी पढ़ाया कि अकबर महान था। अकबर महान कैसे हो सकता है? वो तो मीना बाजार लगा करके सुंदर लड़कियों को उठा करके ले जाता था, उनके साथ कुकर्म करता था, आक्रांता था और उसने हमारे जो महाराणा प्रताप हैं उन्हें पूरी मेवाड़ की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। तो महान तो महाराणा प्रताप है, ये तो आक्रांता बलात्कारी है और उसको महान पढ़ाना मैं समझता हूं राजस्थान के बच्चों के साथ ज्यादती है। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने कड़े फैसलों से प्रदेश की जनता को चौंका रहे हैं। उनके फैसले और बयान चर्चा में बने हुए हैं, जिस पर कांग्रेस हमलावर भी है। इस रिपोर्ट में देखिए। शिक्षा मंत्री ने किया सरप्राइज इंस्पेक्शन। टॉयलेट से रंग रोगन तक का लिया जायजा। मंत्री जी की मुस्तैदी पर डोटासरा का बयान। चुनाव का मौसम है साहिबान, रखिए बस थोड़ा सा इत्मीनान। दिलावर जी क्या क्या कहेंगे, क्या क्या करेंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ बनने वाली है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए।
मुद्दे से ध्यान हटाने का हो रहा इंतजाम। मिलाई हाथ, थोड़ा मुस्कुराइए। हाँ जी। तो चिंता क्यों करते हैं? पिताजी क्या करते हैं? स्कूली बच्चों के साथ आत्मीयता से पेश आते, उनकी पीठ थपथपाती शिक्षा मंत्री को देखना सुखद है, लेकिन इस तस्वीर के पीछे छिपा संदेश बेहद सख्त है। शिक्षा देना ही नहीं, छात्रों को संस्कार देना भी स्कूल का कर्तव्य है और स्कूलों में परंपरा और संस्कार की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की सक्रियता कांग्रेस को रास नहीं आ रही, इसलिए पीसीसी चीफ डोटासरा आए दिन बीजेपी पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगा रहे हैं, उसकी नीति और नियत पर सवाल उठा रहे हैं। हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, ये न बाबा साहब को मानते हैं न उनके संविधान को मानते हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर प्रदेश के स्कूलों में 4 नियमों को लागू करने जा रहे हैं। सभी स्कूलों में ड्रेस कोड होगा लागू। स्कूल में चयनित प्रार्थना के अलावा दूसरी प्रार्थना नहीं कराई जाएगी। स्कूलों में मां सरस्वती की मूर्ति, तस्वीर होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में दिए गए महापुरुषों के बारे में ही पढ़ाना पड़ेगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। सरकार है, वो सरकार आदेशों की पालना कराना जानती है। सरस्वती माँ की मूर्ति, चित्र या कोई उस पर दीवार पर बना हुआ चित्र नहीं होगा या ऐसा कोई चित्र नहीं होगा, यानी कहीं कहीं माँ की, सरस्वती माँ की आकृति उस विद्यालय में होना चाहिए। नहीं होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत सोमवार को राजधानी जयपुर के गंगापोल इलाके में स्थित सरकारी स्कूल से हुई थी। स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य को बुलाया गया था। स्कूल में मां सरस्वती की मूर्ति नहीं होने पर बालमुकुंद आचार्य ने स्कूल प्रशासन से इस बारे में पूछा और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जमकर लताड़ लगाई। मिली जानकारी के मुताबिक विधायक बालमुकुंद आचार्य ने वार्षिक उत्सव पर जय श्री राम के नारे लगवाने की भी कोशिश की थी, जिससे नाराज छात्राएं सड़कों पर उतर आई थी और विधायक के खिलाफ जम करके नारेबाजी की थी, जिसकी कुछ ही देर बाद प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी हिजाब बैन की सिफारिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और रुक करेंगे, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। हनुमान बेनीवाल ने परिवहन विभाग पर आरोप लगाए हैं। परिवहन मंत्री पर जमकर निशाना साधा है। अफसर्स पर चौथ वसूली का आरोप लगाया जा रहा है। वसूली के चलते ट्रक ड्राइवर ने आत्महत्या की कोशिश की। आरोप भी हनुमान बेनीवाल की ओर से लगाए गए हैं। सड़कों पर परिवहन अफसर्स का आतंक दिखाई दे रहा है। परिवहन मंत्री से कहा है कि जल्द से जल्द विभाग में भ्रष्टाचार को रोका जाए। तो आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की ओर से ये ट्वीट किया गया है और सोशल मीडिया के जरिए कई बड़े आरोप लगाए गए हैं परिवहन विभाग पर। ये आरोप, जिसकी तस्वीर के जरिए आप इस वक्त देख पा रहे हैं पोस्ट में, क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं परिवहन विभाग के ऊपर, जहां पर परिवहन मंत्री पर भी निशाना साधा गया है। सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, कई बड़े आरोप, कुछ रिप्लाई मिला है क्या परिवहन मंत्री की ओर से? प्रियंका, बेहद गंभीर आरोप हैं। पूर्व सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में विधायक हैं और सीधे तौर पर सरकार को एक्स हैंडल के ऊपर लिख रहे हैं, जिसमें कटघरे में खड़ा किया है डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा को। लिखा उन्होंने कि आपके अफसर सड़कों के ऊपर आतंक मचा रहे हैं। उन्होंने आतंक शब्द का इस्तेमाल किया है और आपके इस उन्माद की वजह से ट्रक ड्राइवर ने आत्महत्या की कोशिश की है और ये बरसों से चला रहा भ्रष्टाचार है। नई सरकार आने के बाद में भी कुछ नहीं बदला है। अब इस पर प्रतिक्रिया का इंतजार है कि परिवहन मंत्री इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि ये 1-to-1 की गई बातचीत नहीं है प्रियंका। अगर सार्वजनिक रूप से ऐसा लिखा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि सीधे तौर पर वो सरकार पर सवालिया निशान लगा रहे हो, खास तौर पर परिवहन मंत्री को लेकर। अब ऐसे में अगर जिन अफसरों की ड्यूटी लगती है, जिन कर्मचारियों, जिन अधिकारियों की हाईवेज के ऊपर ड्यूटी लगती है, वो डीटीओज की ड्यूटी लगती है, आरटीओज उनकी ड्यूटी लगाते हैं, परिवहन विभाग के अंतर्गत आते हैं और वो सभी वाहनों से इस तरह की अवैध वसूली करते हैं। अगर पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मामला अपने आप में गंभीर हो जाता है और इस पर परिवहन विभाग को और परिवहन मंत्री को खास तौर पर एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल आसिफ, मामला गंभीर है क्योंकि
वर्तमान में विधायक भी हैं हनुमान बेनीवाल, और इस तरीके के आरोप सीधा सीधा साफ तौर पर लिखकर सोशल मीडिया के जरिए लगाए जा रहे हैं। अब राजनीति भी जमकर होगी क्योंकि कांग्रेस को भी मुद्दा मिल गया। अब बिल्कुल प्रियंका, आपने ठीक कहा, क्योंकि ये राजनीति का भी सबब बनेगा, क्योंकि साफ तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर अगर जो है वो सीधे लिख रहे हैं परिवहन मंत्री को, हाँ। और आप देखेंगे इस एक्स हैंडल के ऊपर उन्होंने सीधे तौर पर परिवहन मंत्री को टैग किया है। हाँ। यानी उन्होंने परिवहन विभाग से ज्यादा निशाना साधा है परिवहन मंत्री के ऊपर कि आपके आने के बाद में भी कुछ नहीं बदला है, वैसी चौथ वसूली चल रही है, और नौबत यहां तक आ गई है कि इतनी ज्यादा वसूली हो रही है कि ड्राइवर आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हैंडल को पढ़ेंगे तो आप उनकी लैंग्वेज पे गौर करेंगे तो साफ तौर पर लिखा है कि परिवहन मंत्री और परिवहन विभाग को भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाने चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा इसको लेकर कोई एक्शन लेते हैं, परिवहन विभाग की बैठक लेते हैं, कोई आमूलचूल परिवर्तन करते हैं? आज मैं बता दूं प्रियंका, उन्होंने जो है राजस्थान रोडवेज का भी दौरा किया था। इस दौरे से क्या कुछ बदलेगा, इस पर भी नजरें जो है वो लगातार बनी हुई है, क्योंकि यही कंडीशन राजस्थान रोडवेज की भी रही है। तमाम मंत्रियों ने पूर्व सरकार में भी दौरे किए, यहाँ तक सीएम ने भी दौरे किए, लेकिन आज तक कुछ बदला नहीं है। अब सवाल वही बात जो है वो हनुमान बेनीवाल भी लिख रहे हैं कि पिछली सरकार और इस सरकार में बदला नहीं है, अविलंब कदम उठाया जाए इन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। अब सरकार और खास तौर पर डिप्टी सीएम, जो डिप्टी सीएम भी है और परिवहन मंत्री भी है, उनके पास परिवहन मंत्रालय का प्रभार है। अब वो परिवहन जो एसीएस है, श्रेया गुहा एसीएस है परिवहन विभाग की, और साथ ही साथ जो है आपके मनीषा अरोड़ा जो है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, इनके साथ बैठक करते हैं और क्या कुछ एक्शन लेते हैं, और क्या ये भी देखना होगा प्रियंका, क्या वो हनुमान बेनीवाल के साथ संवाद करते हैं, क्या उनसे डिटेल निकलवाते हैं कि आपके पास ऐसी कितनी शिकायतें आई हैं, कितने ऐसे मामले हैं जिनको लेकर एक्शन लिया जा सके। इस पर हमारी नजरें बनी रहेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस पर परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा क्या रिएक्शन देते हैं, ये देखना अपने आप में प्रियंका बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल आसिफ, क्योंकि गंभीर आरोप लगे हैं परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा पर, ऐसे में देखना होगा कि उनकी ओर से किस तरीके के रिएक्शन सामने आते हैं और वो क्या कार्रवाई करते हैं इन आरोपों पर, क्योंकि नीचे रिक्वेस्ट भी किया गया है परिवहन मंत्री से आसिफ कि आप इसको देखें और इस पर कड़े कदम उठाएं। और क्या किसी जी प्रियंका, बिल्कुल उन्होंने जो है अगर एक पूर्व सांसद जो अपने आप में राजनीति का बड़ा तजुर्बा रखता है, वर्तमान में विधायक है, हाँ। अगर वो सीधे टैग कर रहे हैं प्रेमचंद बैरवा को, डिप्टी सीएम को, परिवहन मंत्री को सीधे तौर पर टैग कर रहे हैं, तो इसके मायने ये समझे जा सकते हैं कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि परिवहन मंत्री को ये कह रहे हैं कि आपके विभाग में ये भ्रष्टाचार हो रहा है, यानी आपको कहीं ना कहीं इसकी जानकारी है, और अगर जानकारी नहीं है तो फौरन इसको लेकर आप कदम उठाइए, इस जो है वो इस भ्रष्टाचार को रोकिए। नौबत ये आ चुकी है अवैध वसूली के चलते कि ड्राइवर जो मंथली उसके ऊपर काम करते हैं, सैलरी के ऊपर काम करते हैं, अगर उनसे जगह जगह वसूली की जाएगी तो वो क्या कमाएंगे और अपने घर पर क्या लेके जाएंगे। नौबत ये आ गई कि वो आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर आरोप है। नई सरकार बनने के बाद में परिवहन मंत्री को कटघरे में खड़ा किया गया है, और अपने आप में ये पहला जो है वो गंभीर आरोप लगा है। अब देखना ये है कि इस पर परिवहन मंत्री जो है वो क्या रिएक्शन देते हैं, क्या वो कोई एक्शन लेते हैं, ये जो है वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हैं, उनके तबादले करते हैं, उन्हें सस्पेंड करते हैं, ये जो है वो देखना होगा कि परिवहन विभाग इस पर क्या एक्शन लेता है। बिल्कुल, परिवहन मंत्री इस मामले में क्या रिएक्शन देते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा आसिफ। लेकिन क्योंकि ये आरोप लगे हैं परिवहन अफसर्स पर, क्या किसी से आपकी बात हो पाई है कि इस तरीके के आरोप लग रहे हैं उन पर, कुछ सफाई पेश की गई उनकी ओर से? देखिए प्रियंका, जब इस तरीके के आरोप लगते हैं तो ये तय मानकर चलिए कि कभी भी अफसर सामने नहीं आते हैं, वो आधिकारिक रूप से ऐसा कोई भी बयान नहीं देते हैं। ऐसे में ये देखना जो है वो बहुत जरूरी होगा कि किस अफसर पर एक्शन होता है। ये अब जाकर बहुत चीज सामने आ पाएगी कि परिवहन मंत्रालय जो है, परिवहन मंत्री किस अफसर के ऊपर एक्शन लेते हैं, तो बहुत साफ हो जाएगा कि इस अफसर की शय के ऊपर जो है वो इस तरीके के काम हो रहे हैं। अब ऐसे में जब इन अधिकारियों से संपर्क किया जाता है तो ये अधिकारी जो है वो बात करने से बचते हैं, कतराते हैं, कैमरे पे आने से कतराते हैं।
लेकिन चूंकि अब विधायक हनुमान बेनीवाल ने ये सवाल उठाया है तो इस सवाल की गूंज जो है वो बहुत देर तक सुनाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने खुलकर सवाल उठाए हैं, कार्रवाई की भी मांग की है। ऐसे में जरूरी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जांच की जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ईआरसीपी को लेकर राज्य में सियासत गर्म है। बीजेपी से बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे एक भ्रम बताया है। वहीं कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिलान्यास की तैयारी है। सरकार जो भी कार्यक्रम तय करेगी उसे सफलतापूर्वक आयोजित करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी ईआरसीपी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ईआरसीपी के माध्यम से बीजेपी राजस्थान की 25 सीटों को साधने की तैयारी में है। सरकार तय करेगी, सरकार जो भी कार्यक्रम तय करेगी उसको बड़ी सफलता से हम आयोजित करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है प्रधानमंत्री जी को भूमि पूजन में बुलाओ और एक बड़ी गैदरिंग करेंगे। तो हो सकता है ये मैंने जो मुख्यमंत्री जी को कहा है प्रधानमंत्री जी इसमें आए, क्योंकि ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास गए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको सीधे रूप से इसको हरी झंडी दी। हमारे जल शक्ति मंत्री जी गजेंद्र जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश और 12 में आस्था से खिलवाड़ करने वाली टीचर के खिलाफ 6 दिन बाद भी शिक्षा विभाग की जांच पूरी नहीं हो पाई। मामला 26 जनवरी का है। जिले के लकड़ाई गांव के स्कूल में ग्रामीणों और स्कूल शिक्षिका के बीच जमकर झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि यहां शिक्षिका ने मां सरस्वती की तस्वीर रखने पर कड़ी आपत्ति जताई, तो ग्रामीण भी इस बात पर अड़ गए। ग्रामीणों ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले की तस्वीर के साथ ही मां सरस्वती की भी तस्वीर रखी जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षिका मां सरस्वती की तस्वीर लगाने की बात बोलते ही भड़क गईं। इसके बाद दोनों पक्षों में खूब बहस हुई। कि आपको पता है कि एफआईआर भी दर्ज हुई है दोनों लोग की तरफ से। हम लोगों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को निर्देश दे दिए थे और सीबीओ ने एक कमेटी गठित करी है जो कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर रही है और जांच करके हमारे को रिपोर्ट देगी। और साथ ही साथ उन्होंने अभी जब तक जांच चल रही है तो जांच प्रभावित ना हो तो 3 टीचर्स हैं उनको भी छुट्टी पे भेज दिया है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर टीचर ने सरस्वती की तस्वीर लगाने से मना कर दिया। बच्चों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की तस्वीर यहां पर लगे हुए हैं, जिस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है, जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई, उसी तरीके से सरस्वती की भी तस्वीर लगाई जाए। लेकिन इसे लेकर शिक्षिका बिफर गई और उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, जिसके बाद जमकर हंगामा भी हुआ। ये जिला स्तरीय शिक्षा स्कूल का मामला है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं और अब ये मामला गर्माता चला जा रहा है। अब देखना है कि आगे इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। बाकी के टीचर बताओ ना, मैं बताओ ना कहाँ है, आपके अलावा टीचर कहाँ है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। आयोजित हो रहे मारवाड़ रत्न समारोह का आयोजन जोधपुर के होटल मैरियट में किया जा रहा है। ये सीधी आयोजन को साकार नहीं किया जा सकता था, जिसके लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी हमारे बीच हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर निर्मल गहलोत जी को। सर प्लीज कम ऑन स्टेज। और उन्हें सम्मानित करने के लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर नितिन अरोड़ा, डायरेक्टर प्राइम प्रॉपर्टीज फ्रॉम जोधपुर। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर नितिन अरोड़ा। मिस्टर टीसी चौहान, डायरेक्टर एंड फाउंडर सदगुरु क्लासेस। एक बार जोरदार तालियां। मिस्टर जसमीत सिंह, डायरेक्टर
give a huge round of applause. Mr. Abhishek Jain, Director. धारवाड़ में इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे एक तेज रफ्तार कार को एक ही पल में रोक दिया। स्पीड की तो क्या कह सकता हूँ, लेकिन गाड़ी 120 प्लस थी गाड़ी। बाकी एयरबैग क्यों नहीं खुले, इस संदर्भ में भी टेक्निकल जांच करेंगे। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मंगलवार शाम हुआ था हादसा। नौगांव के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मंगलवार शाम फर्राटा भरने वाली पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की एक कार वही है जो अगले ही पल हादसे का शिकार हो गई। एक्सीडेंट के एक दिन बाद एक्सप्रेस वे के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें सामने आईं, जिसमें साफ दिख रहा है कि गाड़ी बिना किसी रुकावट के दौड़ रही है, लेकिन इस बीच डिवाइडर से थोड़ी दूर पहले अचानक वो हाईवे से उतरती है और सामने बने डिवाइडर से टकरा जाती है। सीसीटीवी फुटेज से इतना तो साफ हो जाता है कि हादसे की वजह गाड़ी का डिसबैलेंस रहा होगा। हादसे के प्रत्यक्षदर्शी रही करती है। 120 से 150 मीटर के आसपास के कच्चे में हमारे जो मीडिया ने जहाँ पे प्लांटेशन कर रखा है, प्लांटेशन के पिट्स को जो है ना, ये जंप करती हुई गाड़ी आई है, वहां भी ये गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाई है। उसके बाद स्ट्रक्चर वाले इसको आगे हिट किया है गाड़ी ने। वो बता रहे थे कि सडनली मेरी गाड़ी का कंट्रोल फेल हो गया था और मैंने गाड़ी को मीडियम में कच्चे में जाने के लिए ही अच्छा सोचा, बेहतर सोचा। उनको सामने से एंट्री हमारा जो दिख रहा था उसकी वजह से उन्होंने गाड़ी को कच्चे में धकेल दी। हादसे के बाद ये टकराने के बाद भी नहीं रुकती तो सीधे इस पुलिया में जा गिरती, जिसके बाद हादसा और ज्यादा भयावह हो सकता था। अब अपना बैलेंस खो बैठी थी। बताइए, ये भी जा रहा है कि हादसे के बाद ड्राइवर और उसके साथ वही सीट के एयरबैग खुल गए, जबकि पीछे जहां मानवेंद्र सिंह और उनकी पत्नी साथ में बैठे थे वहां एयरबैग और अपने राइट हैंड साइड में जो दोनों रोड्स के बीच में जो खाली जगह होती है डिवाइड, प्रतीत हो रहा है। और जैसे बात हुई जो इंजर्ड थे उनसे, और उसमें जो प्रोफेशनल ड्राइवर है उसी का चलाना अभी तक पाया गया है। तथापि पूरे मानवेंद्र सिंह और उनके बेटे हमीर सिंह को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। हादसे में मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह की जान चली गई। 1 फरवरी को उनकी बेटी हर्षिनी कंवर के इटली से पहुंचने पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनको पार्स हॉस्पिटल फ्रैक्चर है, रिस्ट जॉइंट में फ्रैक्चर है, बाकी उनका एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया गया था। हादसे ने पूर्व सांसद के परिवार को बिखेर दिया है। यहीं से हाईवे पर ड्राइविंग करते हैं। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। से बड़ी खबर है, जहां पर आपसी विवाद में फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक युवक घायल हो गया है। युवक के पेट में गोली लगी है। बाइक पर सवार होकर हमलावर आए थे और बदमाशों ने फायरिंग की। पूरे मामले पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस अस्पताल भी पहुंची हुई है, जहां पर घायल युवक होकर और फायरिंग कर दी। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है इस घटना के बाद से ही, और पुलिस भी पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो फायरिंग में एक युवक घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि युवक के पेट में गोली लगी है, जान बचा ली जाए। युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है क्योंकि पेट में गोली लगी है और
पुलिस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई। आरके जिला अस्पताल जहां पर युवक को किया गया है, जहां पर लगातार युवक का इलाज जारी है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार के बजट से राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को क्या उम्मीदें हैं? बजट में उम्मीदों पर राजस्थान के सरकारी कर्मचारी के अलग अलग वर्गों से बात की हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। सुनिए। केंद्र की सरकार की बजट से राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को क्या उम्मीदें हैं? कहा जाता है कि पिछले राजस्थान की गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर ऐसी मेहरबानी रखी कि राजस्थान के चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का पलड़ा कांग्रेस के प्रति भारी रहा। लेकिन इस वक्त सरकारी कर्मचारियों के अलग अलग वर्ग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उम्मीदों का बजट आने वाला है, बजट को लेकर के क्या उम्मीदें, क्या अपेक्षाएं हैं राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र की सरकार से? राजस्थान की निश्चित तौर पर राजस्थान के कर्मचारियों को बहुत बड़ी उम्मीद है और राजस्थान के कर्मचारियों को चाहिए, क्योंकि राजस्थान के कर्मचारियों की सैलरी जो है खाते में आती है और उस खाते पे जो टैक्स की स्लैब है, पिछले कई वर्षों से हमने टैक्स की स्लैब पे बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं, केंद्र हो या राज्य हो, क्योंकि ये टैक्स केंद्र सरकार के बजट से रिलैक्सेशन मिलता है। तो राजस्थान के कर्मचारियों को इससे बहुत बड़ी आशा है, क्योंकि आगे आने वाले चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। अगर राजस्थान के कर्मचारियों को देखा जाए तो टैक्स में बहुत बड़ी छूट मिले। और दूसरा जो अभी आपने देखा है, एक ओपीएस जो बहुत बड़ी स्कीम थी और राजस्थान की पिछली सरकार ने ओपीएस की सौगात दी थी और उस सौगात को पिछली 22 तारीख को एक कृषि विभाग में जो आदेश आया था, नियुक्ति पत्र आया था, उसमें ओपीएस की जगह एनपीएस लिख दिया गया था और कर्मचारी संगठनों हम लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद में दूसरे दिन राजस्थान की सरकार ने उसका संशोधन लेटर निकाला जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू रहेगी। आप बताइए उम्मीदें क्या है टैक्स स्लैब के अलावा और क्या उम्मीदें कर्मचारियों को? टैक्स स्लैब के अलावा जैसे और भी जो उम्मीदें हैं वो राज्य कर्मचारियों को सभी को है कि जैसे अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा कि ओपीएस है या अन्य जो भी लाभ हैं जिससे कर्मचारी लाभान्वित हो सकता है, उसमें सबसे जो नंबर 1 लाभ है वो टैक्स स्लैब ही है। टैक्स स्लैब भी अगर उसमें बदलाव करती है तो संभवतः सरकार को इससे कुछ उम्मीदें बन सकती है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। और हमारी जो सरकार जो है बीजेपी की सरकार केंद्र में, उनसे यही है कि विगत 10 सालों से वो सत्ता में पदासीन है, लेकिन उनके द्वारा अभी तक टैक्स में कोई रिबेट नहीं दी गई है। इसलिए राज्य कर्मचारी जो भी है वो यही चाहेगा कि टैक्स में छूट दी जाए आगे भी, जिससे कर्मचारियों को लाभ मिल सके। और कैसे लाभ मिलेगा कर्मचारियों को, कैसी उम्मीद है बजट से? बजट से हमें तो कोई उम्मीद नहीं है, 9 साल से देख रहे बराबर। कर्मचारी सेंटर से एक ही अपेक्षा रहती है, टैक्स में रिलैक्सेशन दे। पिछली बार इस तरह का गुमराह किया बजट में, मात्र कर्मचारी को पर मंथ 100 रुपये का टैक्स में रिबेट मिली। 100 रुपये धिक्कार है, सौंपी नहीं देती सरकार। हमने जब भी विरोध किया था, अगर सरकार टैक्स स्लैब नहीं बढ़ाती है फिर हमारा तो काम संगठनों का आंदोलन करने का है। सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ये आशा अपेक्षा रखते मजदूरों का, किसानों का, कर्मचारियों का उसके हित में बजट लेके आए, जिससे जय जयकार हो कर्मचारियों में, जिससे सरकार की भी जय जयकार हो और कर्मचारियों में एक भय का माहौल हो रहा है। आज जो कटौतियों का माहौल चल रहा है उससे मुक्ति मिल सके। कटौतियों के माहौल से मुक्ति मिले, आप क्या उम्मीद रखते हैं केंद्र की सरकार से? राज्य कर्मचारियों के लिए तो मुख्य तौर से टैक्स स्लैब ही है कि अगर केंद्र सरकार पिछले कई सालों से ना वही स्लैब है और हर बार ये उम्मीद रहती है कर्मचारियों की स्लैब बढ़ेगा, क्योंकि आज स्थिति ये हो गई है कि जैसे 7th पे वगैरह लग गया है और डीए 2 बार बढ़ता है तो सैलरी तो बढ़ी रही है और महंगाई भी आपको पता ही है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। महंगाई के हिसाब से बढ़ी है तो सैलरी भी बढ़ी है उस हिसाब। तो ये बजट उम्मीदों वाला है, अब देखना है कि किसकी उम्मीदें पूरी होती हैं और किसके उम्मीदों को झटका लगता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।